अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सलमान अहमद और आज मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है द स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन किसे कहा जाता है, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ लाइन का क्या मतलब होता है और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और इसे कैसे ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है द स्ट्रेट लाइन, तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्ट्रेट लाइन कहते किसे। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने से पहले मैं पॉइंट को डिफाइन करना चाहूंगा, उसी की मदद से हम लोग डिफाइन कर सकेंगे स्ट्रेट लाइन को। तो पॉइंट कोई भी ऐसी चीज होती है जो किसी पर्टिकुलर थिंग की पोजीशन या फिर उसकी डायरेक्शन शो करे। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी भी जगह का मैप है और इसके अंदर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर बंदे की पोजीशन मालूम करनी है, तो वो हम लोग एक पॉइंट से शो कर सकते हैं उस बंदे की पोजीशन क्या है। अब ये पॉइंट जो है ये उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता है। और अगर मैं यहाँ पे कंपास ड्रॉ कर लूँ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो है इसकी डायरेक्शन भी बता रहा है कि ये नॉर्थ में है, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या कहाँ है। सही। तो पॉइंट किसी भी चीज की डायरेक्शन और पोजीशन शो करता है। एनीथिंग दैट शोज द पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अ पॉइंट। अच्छा, पॉइंट इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो पॉइंट से रिलेटेड है। अगर मैं कोई एक पॉइंट लूं और उससे एक ऐसी लाइन पास करूं कि उसकी डायरेक्शन ना बदले, जैसे ये इस डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन बदल के यू नहीं हो रही है, ये इसी डायरेक्शन में चल रही है और ये इन्फिनिटली चलती जाए, दोनों साइड से इन्फिनिटली चलती जाए और कोई एक पॉइंट से पास हो रही हो, तो वो कहलाएगी स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी ऐसी लाइन जो कोई मिनिमम एक पॉइंट से पास हो रही हो और अपनी डायरेक्शन ना बदल रही हो, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक चीज पॉइंट और स्ट्रेट लाइन का डिफरेंस ये भी है कि पॉइंट जो है वो जीरो डायमेंशनल क्वांटिटी है, यानी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई लेंथ ब्रेथ या हाइट नहीं हो सकती। लेकिन कोई एक लाइन जो है वो वन डायमेंशनल क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसकी लेंथ हो सकती है या फिर ब्रेथ हो सकती है या हाइट हो सकती है। तो ये स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन हो गई। स्टूडेंट्स, एक और चीज जो जहन में रखने वाली है वो ये है कि लाइन के लिए हमें एटलीस्ट एक पॉइंट चाहिए, यानी लाइन के लिए नेसेसरी जो है वो एक पॉइंट है। तो किसी भी एक पॉइंट की जरूरत होती है हमें कोई भी लाइन बनाने के लिए, लेकिन लाइन सेगमेंट के लिए हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स होंगे तभी कोई एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट और लाइन में सिर्फ छोटा सा ये फर्क है कि लाइन सेगमेंट जो है वो फाइनाइट होती है, यानी इसका कोई ना कोई एंड होता है, जबकि लाइन जो है वो इन्फिनिट होती है, यानी इसका कोई एंड नहीं होता। तो ये जो है वो छोटा सा फर्क है लाइन सेगमेंट में और लाइन में। और एक और तरह की चीज होती है, वो होती है रे के लिए हमें एक ही पॉइंट चाहिए, लेकिन वो पॉइंट फिक्स्ड होना चाहिए। यानी रे जो है वो एक तरफ से फाइनाइट होती है, क्योंकि ये फिक्स्ड पॉइंट है तो इसलिए यहाँ से ये फाइनाइट है, और यहाँ से जो है ये इन्फिनिट होती है, जबकि लाइन जो है वो दोनों साइड से इन्फिनिट होती है। तो ये जो है वो 3 तरह की लाइंस हैं, ये तीनों तरह की स्ट्रेट लाइंस ही कहलाएंगी, लेकिन एक लाइन कहलाएगी, एक लाइन सेगमेंट और एक रे कहलाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज किसके लिए होते हैं? ये किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स यूज होते हैं, या फिर टू बी स्पेसिफिक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि लाइन तो इन्फिनिट होती है तो उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पहला टाइप है। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी भी पॉइंट या लाइन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म्स में शो करते हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाता है और वर्टिकल एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस कहलाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको मैं पी का नाम देता हूँ। अब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट, ये दोनों इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है 2,3 -5 -6, कोई भी कोऑर्डिनेट्स इसके हो सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग एक्स और वाई की टर्म्स में जो है किसी पॉइंट या फिर लाइन सेगमेंट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इसको मैं P1 कह लेता हूँ, इसको P2 कह लेता हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे, इसके डिफरेंट होंगे, और इसके x2 y2 इसके भी कुछ और होंगे। तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट या पॉइंट को एक्स और वाई एक्सिस की टर्म्स में शो करते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है।
मैट्रिक ऑफ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी इवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और हम इसी के लिहाज से जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन को स्टडी करते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट है P फिर से, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम लोग एक्स और वाई एक्सिस की टर्म्स में नहीं शो करते, बल्कि हम लोग इससे फॉर एग्जांपल अगर वेक्टर मैं यहाँ पे बना लूँ एक लाइन खींच के, तो ये पॉइंट जो है ये पोजीशन वेक्टर है इसका। अब ये जो है ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है थीटा, सही है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एंगल के लिहाज से जो है वो पॉइंट को शो करते हैं। अब ये जो है ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, सही है। तो अब ये जो है एंगल जो बना रहा है उस हिसाब से हम लोग इसको शो करेंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस आता है कि एंगल के लिहाज से हम लोग किसी भी लाइन या फिर उसके पॉइंट को शो करते हैं, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई एक्सिस के लिहाज से शो करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि वेक्टर्स में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक फोर्स है एफ, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट जो है वो हमने पढ़ा हुआ है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एफ कॉस थीटा होता है, जबकि वाई कॉम्पोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा होता है। इसी तरह अगर यहाँ पर मैं P ले लूँ तो ये एक वेक्टर बन चुका है, तो इसका x कंपोनेंट यानी यहाँ पर x1 की जगह मैं लिख सकता हूँ P cos थीटा कॉमा P sin थीटा। तो इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी x और y की बात नहीं आ रही, बल्कि एंगल की बात आ रही है, थीटा की बात आ रही है। तो ये दो तरह के अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग जो है वो लाइन या फिर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट देखते हैं कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है और स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है। सबसे पहले इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, the angle which a line makes with positive x-axis is called inclination of line। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया पॉजिटिव y-axis, ये हो गया नेगेटिव y-axis। इसी तरह ये हो गया पॉजिटिव x-axis और ये हो गया नेगेटिव x-axis। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक लाइन है, लाइन मैंने बताया इन्फिनिट होती है, तो दो एरोज से शो कर दिया इन्फिनिटी को उसकी। और अब ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रही है उसको कहेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाला है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है, इसको हम लोग थीटा कहेंगे, सही है। ये एंगल जो है ये कहलाएगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये एंगल है 45 डिग्री, तो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगी 45 डिग्री। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखने की ये है कि एंगल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम बनाएंगे। अब ये वाली लाइन ऐसे भी एंगल बना सकती है, लेकिन हमें पता है कि क्लॉकवाइज एंगल जो है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है। तो स्लोप ऑफ वो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमेशा ये पॉजिटिव में ही आएगा एंगल। इसीलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, जब भी हम लोग एंगल को लेंगे तो हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है। ये बहुत सिंपल सी चीज है, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अब मैं देखें इसको, सबसे पहले तो हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, अगर मैं सिंपली जो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन आई है जो यहाँ पर 45 डिग्रीज है इस केस में, उसका टेंजेंट ले लूँ। टेंजेंट आपको पता है एक ज्योमेट्रिक रेशियो है, तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो टेंजेंट ऑफ थीटा ले लूँ तो ये जो है वो कहलाएगा हमारा स्लोप ऑफ अ लाइन। अब इस केस में टेंजेंट ऑफ 45 ले लूंगा मैं, तो जो भी इसका आंसर आएगा वो कहलाएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। 45 का आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो इसके स्लोप जो है वो 1 है और इंक्लिनेशन क्या है इस लाइन का 45 डिग्री। तो ये है स्लोप और इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और इसे हम लोग क्यों यूज करते हैं। स्टूडेंट्स डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ मालूम करने के लिए यूज होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर दो पॉइंट्स हैं तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने के लिए जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इसकी हम लोग सबसे पहले डेरिवेशन देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कर लें, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है P1 और ये दूसरा पॉइंट है जिसका नाम है P2। अब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इनको रिप्रेजेंट करूं इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये मैं बना लूंगा एक्स एक्सिस और ये बना लूंगा वाई एक्सिस। अब आप लोगों को पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से जो है वो हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी पॉइंट को, सही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1, y1, सही है, क्योंकि P1 है इसलिए 1 1 आ गया दोनों के साथ। इस तरह P2 है तो इसके साथ आ जाएगा x2, y2, सही। और ये है ओरिजिन। अब हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर ये इसकी ये जो लेंथ है ये है x1, और अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच लूँ तो ये वाली लेंथ हो जाएगी y1।
इसी तरह अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींच लूँ तो ये कहलाएगी y2 और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से जो है वो x2 कहलाएगी। इसी तरह हम लोग ग्राफ में जो है प्लॉटिंग करते हैं पॉइंट्स की कि x का जितना भी डिस्टेंस है वो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 यूनिट्स हैं तो 8 यूनिट्स यहाँ पर रखते हैं रूलर और फिर y के हिसाब से देखते हैं कि कितने यूनिट्स हैं और वहाँ पर जो है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं दोनों एक्सिस वहाँ पर हम लोग पॉइंट बना देते हैं। तो यही हमने किया है, ये y2 हो गया, ये x2, ये x1, ये y1। अब हमें असल फाइंड क्या करनी चाहिए? फाइंड हमें करना है p1 और p2 के दरमियान का डिस्टेंस या फिर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ, एक ही बात है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक सपोजिशन कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को। क्यों किया एक्सटेंड? क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री का, सही है। ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाया वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। अब आप लोगों को पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेनस। ये वाली बेस हो गई और ये थीटा है अगर, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर कहलाएगी, सही। अब हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो हर राइट एंगल के लिए यूज होता है और हर राइट एंगल में ये बात प्रूफ हो सकती है, सही। तो हमें हाइपोटेनस निकालनी है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस पता होना जरूरी है। अब ये कैसे पता लगाए भाई? अब इसके लिए क्या करना है, हमें देखना है कि ये है x2, सही है। ये पूरी जो है लेंथ x2 है और ये वाली है x1। तो अगर मैं इस पूरी लेंथ में से ये x1 को काट दूं तो बचेगा ये वाला हिस्सा जो कि है हमारी एक्चुअली बेस। तो काट दूं का क्या मतलब होता है कि x2 माइनस x1 कर दिया, यानी सब्ट्रैक्शन कर दी। तो x2 माइनस x1 जो है वो हो गई बेस की लेंथ। और परपेंडिकुलर को किस तरह निकालेंगे? ये पूरा जो है वो y2 है और ये वाली जो है वो y1 है। अगर मैं y2 में से y1 को माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा जो कि हमारी परपेंडिकुलर है। तो y2 माइनस y1 क्या बच जाएगी? परपेंडिकुलर। अब इसमें हमें बस पुट करनी है वैल्यूज। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि हाइपोटेनस क्या थी? p1 p2, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है तो ऊपर लाइन सेगमेंट का निशान डाल दिया और लेंथ है तो इसलिए मॉड्यूलस ले लिया उसका। मॉड्यूलस से क्या होता है? सारी नेगेटिव वैल्यूज खत्म हो जाती हैं और लेंथ आपको पता है हमेशा पॉजिटिव भी होती है। तो बेस का स्क्वायर, बेस हमारी जो है वो ये आ गई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर है। अब मैं स्क्वायर कैंसिल करना है यहाँ पे क्योंकि मुझे तो सिर्फ इनकी लेंथ चाहिए, उनका स्क्वायर तो चाहिए नहीं। तो स्क्वायर कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर देंगे हम लोग। अब मैं p1 p2 की लेंथ को जो है वो d भी कह सकता हूँ सिंपली, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का क्या फॉर्मूला बन गया? फॉर्मूला बन गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये ही बेसिकली आपका डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है जो कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान की लेंथ मालूम करने में जो है आपकी मदद करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों को सब समझ आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।